नमस्कार दोस्तों, मैं पंचकुला एग्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में के माध्यम से जो है सत्यवान गरेवाल जी से ये जानना चाहते हैं कि एक छोटी जोत का किसान जिसके पास आधा एकड़, 1 एकड़ या 2 एकड़ की जमीन है, वो किस तरीके से इस पूरे बागवानी मॉडल को डाले, किस तरीके से खेत की तैयारी करे और किस तरीके से जो है पूरा अपने खेत को एक शुरू से लेकर आखिरी तक जो है जो इसका सिस्टम होता है वो हम सत्यवान जी से आज जानना चाहेंगे। तो सत्यवान जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपने फार्म पे डेवलपमेंट करवा रहे हैं। दोस्तों, पंचकुला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जी बख्शी साहब, इसमें अगर मैं बात करूं तो बड़ा जो जमींदार है ना, वो उसके पास जमीन ज्यादा होती है, इस कारण से वो सारी चीजें अलग अलग जगह पे लगा सकता है या एक ही तरह की फसलें लगा के मंडी में बेच के गुजारा कर सकता है। छोटा जमींदार जो होता है उसके लिए मुश्किल ये होती है कि वो कैसे मुनाफा कमाए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छोटे जमींदार को सभी तरह की सब्जियां लगानी चाहिए, क्योंकि अमूमन आप देखिए पॉकेट्स में है सब्जियों की बेल्ट, जहां भी जाएंगे वो पॉकेट्स में मिलेगी आपको। 10, 20, 50 किलोमीटर के एरिया में आपको 5 किलोमीटर के एरिया में ही सब्जियां मिलेंगी। उसके अलावा हर गांव में, हर शहर के आसपास सब्जियों का स्कोप या दूसरी फलों का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें आप देखेंगे तो आप हमारे खेत की मैं बात करूं तो जो बेड बनाए हमने, उसमें पहले इसको अच्छी तरह से ट्रैक्टर से, हाल से, किसी चीज से भी जोत सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें तो ट्रैक्टर की मदद से जो आपका बेड मेकर होता है उसकी मदद से बेड बना सकते हैं या कस्सियों से, लेबर से बनवा सकते हैं। बेड के लिए ये जो तरीका बताया गया है, रस्सी बांध के बिल्कुल सीध में बेड आ जाता है। उसके बाद एक तो देखने में अच्छा लगेगा, दूसरा आपको पौधों की संख्या पता चल जाएगी, पानी देने में आसानी होगी। खरपतवार अगर निकालना होगा तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। इसके ऊपर खाद डालते हैं देसी गाय की, इसके अलावा और कोई भी खाद नहीं डाली जाती। गौ माता की सेवा हो जाती है, साथ में अपने खेत में उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन ज्यादा आ जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है पौधे, जैसे बाग के मैंने बताए थे, उसके साथ साथ नर्सरी में सब्जियों के पौधे तैयार करने का या तो अपने खेत में तैयार कर सकते हैं, या हरियाणा सरकार की अब काफी सारी नर्सरियां हैं जो कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी एक तो रैया में, दूसरी एक मूर्थल के अंदर जो मशरूम का रीजनल सेंटर होता था, उसके अंदर वो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया गया। तो वहां से भी मैं अपने खेत के लिए, अपने फार्म के लिए नर्सरी लेकर आता हूं, क्योंकि उनके पास हाईटेक नर्सरी है। रही बात बाकी जो नर्सरी खेत में तैयार हो जाती है काफी सारी, जिनके बीज महंगे आते हैं, वो चीजें आप वहां तैयार करवाइए, बाकी अपने खेत में तैयार कर लीजिए। जैसे गोभी होगी, जो गर्मी वाली गोभी है वो तो वहां तैयार करवाइए, बाकी नॉर्मल गोभी है, नॉर्मल मिर्च है, वो चीजें आप अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सीधे बीज के द्वारा लगाई जा सकती हैं, जिनमें पत्तों वाली सब्जियां, जैसे आपकी मूली होगी, पालक होगी, ये इस तरह की सब्जियां आप सीधे भी लगा सकते हो। उसके अलावा स्विच चार्ट जो अंग्रेजी की है, पत्तों वाली सब्जियां या और कई तरह की जो केल वगैरह है, ये चीजें आप लगा सकते। और अगर बात करें और पौधों की, तो बहुत सारी फसलें हैं जो कि आप एक साथ लगा के, क्योंकि जो भी आपका कस्टमर आएगा वो चाहेगा कि मेरे को एक पूरी सप्ताह की बास्केट एक ही जगह से मिल जाए। आप देखते हैं कई बार सब्जी की दुकानों पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा कि हर आदमी 2 से 3 दिन की सब्जियां एक बार में कम से कम लेता है, कई तो एक सप्ताह की लेते हैं। अगर किसान भाइयों ने सारी सब्जियां अपने खेत में लगा दी तो मेरी गारंटी है कि सारी की सारी सब्जियां आपके खेत से बिकेंगी या आपका जो भी सेल पॉइंट होगा उससे बिक जाएंगी, और इससे आय में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो सत्यवान जी, एक चीज जो हर किसान की समस्या है और किसान उससे जूझ भी रहा है, सबसे बड़ी समस्या है कि सब्जियों की खेती में जो है वो कीट की समस्या बहुत आती है। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं कि कीटों के लिए किस तरीके से किसान उनसे निपटे? देखिए, इसके कई सारे मैनेजमेंट हैं। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा कीट का जो हमला होता है वो सबसे ज्यादा होता है जहाँ नमी सबसे ज्यादा होगी। धान का एरिया है, उसके अंदर कीट पतंगे सबसे ज्यादा होते हैं। उसके अलावा बरसात के दिनों में कीट पतंगे सबसे ज्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने खेत के अंदर सबसे पहले जरूरी है, उसके फायदे बहुत सारे हो जाएंगे आपको, आप यकीन नहीं मानोगे। ड्रिप प्रणाली जो है ना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपने खेत में जरूर लगवाएं। उसका आप कहोगे कीटों से क्या संबंध है, तो मैंने आपको बता दिया, नमी जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पे घास ज्यादा होगा, घास ज्यादा होगा तो उसके अंदर कीट पतंगे ज्यादा पड़ेंगे, जो कि आपके सब्जियों को और
जो फलों वाले पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ड्रिप का प्रयोग करें ताकि जिस पौधे की जड़ तक आपका पानी जाना है उसी तक जाए, बाकी पूरे खेत में ना फैले और खरपतवार नहीं होगा। तो एक फायदा इसका ये होगा कि पानी की बचत होगी। एक बार में 2.5 लाख लीटर के आसपास खेत में पूरे में फैला देते हैं अगर फ्लड इरिगेशन देते हैं तो। दूसरा फिर इसके अंदर जो है ना उसका 10% भी यूज नहीं होता, तो पानी कम लगेगा तो बीमारियां जिनको डिजीज बोलते हैं पौधों की वो भी कम आएंगी। अगर पानी ज्यादा भरा हुआ है तो उसके साथ साथ तने के साथ साथ बीमारियां ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं और पानी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक बह के भी बीमारियां आ जाती हैं, उनसे बचाव हो सकता है। रही बात कीट पतंगों के मैनेजमेंट की, अगर आपका एरिया सूखा होगा तो वैसे ही कम आएंगे तो उनको कंट्रोल करना। जो टर्म है ETL, बिलो ETL, अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से आपके नीचे हैं तो आपको किसी भी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन सब किसान तो जो है वो कीट देखते ही उस पर स्प्रे छिड़कना चालू हो जाते हैं और अलग अलग दवाइयां और अलग अलग केमिकल स्प्रे करते हैं। देखिए ये जो है ना एक आम लोगों की धारणा बन चुकी है। पड़ोसी क्या कर रहा है, राम सिंह ने क्या किया तो श्याम सिंह भी वही करेगा, इस धारणा में मत पड़िए आप अपने खेत में अच्छी तरह से जांच परख लें। उसके बाद ही अगर कीटों की संख्या ज्यादा लगे तो आपको मैं बताऊं वो तरीके अपनाने हैं। उसमें सबसे पहला तरीका तो यही है कि ड्रिप। दूसरा तरीका उसी ड्रिप के माध्यम से कोई दवाई की सप्लाई अगर देनी है तो वो दे सकते हैं। तीसरा उसके अंदर आप फेरामोन ट्रैप्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं पीले कलर के या जिसपे सिंपल आप घर में तैयार कर सकते हैं, गुड़ ग्रीस या कुछ ऐसी चीजें चिपकने वाली लगा सकते हैं जो पीला इसलिए बताता हूँ मैं कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो आपकी ये लगाओ कि फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी, फल छेदक मक्खी जो बोलते हैं, वो उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचाता है। तो अपने खेत में जगह जगह पे आप इनको स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सनलाइट से चलने वाले ट्रैप्स जो रात को और दिन में आपके कीटों को पकड़ने में कामयाब होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। जिसपे ये काफी सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ सबके ऊपर सब्सिडी भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है। और अगर बात करें भारत सरकार की तरफ से या दूसरे जितने भी स्टेट है उनकी तरफ से भी सब्सिडी कहीं ना कहीं जरूर होती है। वो हर चीज को प्रमोट करने के लिए सब टाइम टू टाइम सब्सिडी आती हैं। तो अगर बात करें दूसरे तरीके की तो उसमें आप नीम ऑयल जो है ना, काफी सारे किसान नीम की खड़ी से या और किन चीजों से और काफी चीजों का इकट्ठा करके उसकी भी स्प्रे कर देते हैं, वो भी कामयाब होता है। इसमें करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर आपको उस कीट का जीवन चक्र तोड़ना होता है। आप 5 से 7 दिन के अंतराल पे आप 3-4 बार कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका अंडे से जो बच्चा निकलेगा, नीम फडल जो स्टेज आती रहती है ना, उसके हिसाब से उसका जीवन चक्र टूट जाएगा और इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिस्ट की तरह जागरूक होने की जरूरत है। एक बनिया की तरह जैसे दुकान चलाता है, बनिया मतलब मैं किसी जाति विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी व्यापार कर रहा है वो हर चीज का अपना ध्यान रखता है। उसी तरह से किसानों को भी जरूरत है कि वो एक अपना रजिस्टर मेंटेन करें। उस रजिस्टर के अंदर किस डेट में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो चीजें करें। उसके अलावा हो सके तो पड़ोसी ने क्या क्या किया वो भी देखें। उसके बाद में आपके सामने एक बैलेंस शीट बन के आ जाएगी कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस चीज से फायदा हुआ, किस चीज से नुकसान हुआ। तो चलिए, अब आपने क्योंकि व्यापार की बात कर ही दी है सत्यवान जी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो इस तरीके की खेती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आपने पेड़ लगा रखे हैं और बीच बीच में आपने कुछ बेड्स बना के उस पे आप सब्जियां लगवा रहे हैं, पहले भी आपने लगवाई हुई हैं, तो इसका एक मतलब गणित क्या है कि क्या एक आमदनी किसान की हो सकती है अगर वो खुद भी खेत पे काम कर रहा है या उसने अगर लेबर भी साथ में अपने लगा रखी है, तो इसकी क्या गणित जो है, क्योंकि आप काफी पुराने इस फील्ड में हैं, आप कर रहे हैं, देखिए तो थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फार्म मैंने डेवलप किया हुआ है सबसे बड़ा कारण है मेरा अपना वीकेंड डेस्टिनेशन बनाया हुआ है। मेरे को बिना जहर की सब्जियां चाहिए थी, वो इस खेत में बिना जहर के फल चाहिए थे, वो इस खेत में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा हमने जो 1-2 कमरे बनाए हुए हैं उसमें रुकने का अपना किया हुआ है। तो इन चीजों को अगर मैं देखूं, मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं करता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो किसान फैमिली, छोटे किसान फैमिली जिनकी मैं बात करूं, अगर खुद इसमें काम करते हैं तो उसमें मुनाफा है। अगर आप कहीं और कहीं रह रहे हैं और सारा मजदूरों के हिसाब से चल रहा है तो आपका ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसका एक सफल उदाहरण मातनेल से श्री कुलदीप जी हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ हंसी खुशी खेलते खेलते अपनी खेती की थी और कर रहे हैं लगातार, जो कि बहुत अच्छा मॉडल चला रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं बात करूं, अन्य जो फसलें हैं,
आपका गेहूं, धान, कपास, उनसे लगभग दुगना। और दूसरी फसलों का ये होता है कि एक बार आपने लगा दी तो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उसकी क्रॉप की एक स्टेज आएगी कटने की, तब आपको मंडी में लेके जाओगे, मंडी में बिकी नहीं बिकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे। और इसमें आपने जैसे लगा दी तो दूसरे महीने से लगभग 1.5 महीने 2 महीने के बाद आपकी आमदनी लगातार स्टार्ट हो जाती है। और आप इस तरह से लगाइए कि कुछ बेड अभी लगा दी, कुछ 10 दिन बाद लगा रहे हैं, कुछ 15 दिन बाद लगा रहे हैं, तो आपकी एक रेगुलर इनकम जो पूरे साल के लिए आती रहेगी। और उसमें आपके जो जितने भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई का लगाओ, अपने घर खर्च लगाओ, या फिर आमदनी जो सेविंग के रूप में हम करते हैं वो भी इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें सत्यवान जी, कई लोगों की एक धारणा है कि जिस तरीके से जैसे आपने पेड़ लगा रखे हैं फलों के, तो कई लोगों का गाँव में ये मानना होता है कि भाई अगर पेड़ लगे हैं तो उसके बीच में जो है हम सब्जियां नहीं ले सकते या सब्जियां नहीं हो पाएंगी, सारा तो पेड़ चूस लेगा उसका रस। तो ऐसी कई भ्रांतियां हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी का अपना मत होता है, हर आदमी का अपना वक्तव्य होता है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने अपने खेत में करके दिखा रखा। अगर किसी किसान भाई को आके देखना हो तो यहाँ आके आप देख सकते हैं मेरे खेत में। सफल तरीके से हमने काफी पत्रकार साथियों ने वीडियो अखबार में डाला हुआ है, तब भी काफी लोग देखने आए हैं। पिछले 1 साल में लगभग 5 से 6 हजार लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं। अगर किसी किसान भाई को लगता हो कि यह सब हवाई है तो आप आके खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। रही बात आपने जो सवाल किया कि फल रस चूस लेंगे, तो आप देखिए फल एक पौधे से दूसरे पौधे तक की दूरी लगभग 3 से 4 फीट की है। जो बेड है सब्जियों का, उसके ऊपर अगर रस चूसने वाली बात हुई तो मैंने हर बार में इसके ऊपर गाय की गोबर का खाद डलवा देता हूँ, तो उल्टा यही खाद बाद में पूरे खेत में पौधों को मिल जाता है। तो यहाँ पे बीज लगाए गए हैं, लगाए हैं वो इस साइड से अगर देखें तो जिसमें पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें आपका स्विच चार्ट है, पालक है, या फिर आपका अगर देखें आगे थोड़ा आगे चलते जाएं तो मूली है, लाल रंग वाली मूली है, आधी लाल और दूसरी मूली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफी टाइप की सलगम और मूलियों की ही आज हमने रोपाई करी है। तो अगर और हमने जो पौध दूसरी लाके रख रखी है उस पौध को आज अभी थोड़ी देर बाद में लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी नोमेनक्लेचर की हुई है। जिस हिसाब से जो चीज लगी हुई है उसके हिसाब से इसका पैक टांग दिया गया है। काफी तरह की सलगम और मूली आज लगाई गई है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ जो उस तरफ के बेड हैं उनके ऊपर नर्सरी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के मुसल केंद्र से लाकर रखी हुई है। इसमें ये घिया की सब्जी की बेल रखी हुई है। और अगर और बात करें तो इनके अंदर गोभी जो कि इस मौसम में होने वाली है उसकी नर्सरी भी ला के रखी गई है, जो कि इन बेडों में लगाई जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो 3 लेयर में ये घिया और इनके साथ जहां हमारे बाग के पौधे छोटे हैं या खेत खाली हैं वहां पे 3 लेयर में ये सब्जियां करेंगे। उसका तरीका अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो मैं बता देता हूँ। दक्षिण की तरफ अभी हम लगाएंगे घिया या तोरी या बेल वाली सब्जियां, जो के ऊपर जो बांस रखे हुए हैं वो गाड़ के उनके ऊपर बैम्बू स्टैकिंग करके लगाया जाएगा। बीच के अंदर जो ये मूली वगैरह लगाई गई हैं ये 1 महीने में निकल जाएंगी। 1 से 1.5 महीने की हैं जो भी वैरायटी है उनको सबको निकाल दिया जाएगा, बाजार भेज दिया जाएगा, या फिर जो सब्जियां लेने वाले हैं खेतों से सब्जियां लेते हैं हमारे से उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद में बीच में हम इसमें किसी लाइन में तो बैंगन लगाएंगे, किसी में टमाटर लगाएंगे छोटे वाले, या किसी में मिर्च, शिमला मिर्च, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो फिर दोबारा से या तो मूली जो कि लास्ट रो होगी। इस तरह से 3 रो में हम अलग अलग सब्जियों के हिसाब से अलग अलग बेड पे ये करते जाएंगे। ये ध्यान रखें कि बड़े बाग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3 लेयर का कॉन्सेप्ट अपनाएं। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बाग में ही संभव हो सकता है, या खाली आपका जो खेत जिसके अंदर सब्जियां ली जा रही हैं उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से पूरा समझाया कि कैसे एक छोटी जोत का किसान जो है, जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है, वो किस तरीके से इस बागबानी मॉडल को लेकर चले और किस तरीके से वो पेड़ों की लाइन पेड़ लगाए, फलों के पेड़ लगाए और बीच बीच में वो सब्जियां लगाए, और किस तरीके से उसका पोषण प्रबंधन करे, किस तरीके से उसका कीट प्रबंधन करे, किस तरीके से लगाए। वो सारी चीज़ें डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल जी ने हमें बहुत अच्छे से बताई हैं।
तो दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी आगे अधिक जानकारी चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और वीडियो में भी समय समय पर मेरा नंबर जो है फ्लैश करता रहता है, तो आप अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।